हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं इसमें मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के साथ ही आप सॉल्व करेंगे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो चलिए हम देखते हैं आज के अपने इस वीडियो के पहले मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 10 मीटर हो तो इसमें 1200 घन मीटर पानी है। तो झील की गहराई आपको बतानी है। झील की लंबाई आपको दी गई, चौड़ाई दी गई है और इसमें जो जल भरा हुआ है वो आपको बताया गया है। गहराई आपको ज्ञात करना है। अब ध्यान दें कि जब लंबाई और चौड़ाई दी गई है और गहराई ज्ञात करना है, इसका मतलब इसका आकार क्या होगा? झील का घनाभ का आकार होगा। तो चलिए आप देखें, अब हमें ये ध्यान देना है कि अगर झील में पानी भरा है तो इसका मतलब उसकी कैपेसिटी हमें दी गई है और हमें दिया गया है फिर वॉल्यूम मींस आयतन हमें दिया गया है। तो आप देखें कि लंबाई कितनी है, ये है, चौड़ाई ये है और आयतन ये है। हमें गहराई ज्ञात करना है। तो आप देखें घनाभ के आकार का है, मैंने आपको समझाया। और घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, फार्मूला। तो आयतन आपको दिया गया है इस प्रकार से और लंबाई दी गई है 40, चौड़ाई दी गई है 10, ऊंचाई आप h मान लें। तो h की वैल्यू निकालनी है, उसको एक तरफ रखें, दूसरी ओर जो था उसको लिख दें। h के साथ में जो चीजें गुणा में हैं वो दूसरी ओर भाग में आ जाएंगी इस प्रकार से। तो ये दोनों जीरो आपके कट गए इन दोनों से और 4 एकम 4, 4 तिया 12। आपने देखा h इज इक्वल टू नीचे 1 ही है बचा, ऊपर 3, तो 3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्या निकला? आपने निकाला गहराई, तो 3 मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राम एक ठोस घन बनाना चाहता है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर हो। इसके लिए 5 सेंटीमीटर वाले कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी? 5 सेंटीमीटर वाले घनाकार टुकड़ों से ही ये घन बनाया जाना है, बड़ा वाला घन। तब आप ध्यान दें कि बड़े वाले घन को 5 सेंटीमीटर वाले कितने टुकड़ों में बांटा जा सकता है, कुल मिलाकर ये समझना है। और इसके लिए आप क्या करें, या 5 सेंटीमीटर घन वाले 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का जो आयतन का जो मटेरियल होगा उसी से हमें बनाना है एक बड़ा ठोस घन। लेकिन कितनी बार में बन पाएगा? 15 सेमी वाला भुजा वाला जो आयतन का जो 15 सेमी भुजा वाला बड़ा एक घन बन पाएगा। तो अब देखिए, बड़े घन का आयतन बटा हम छोटे घन का आयतन कर लें तो संख्या निकल आएगी। घनों की संख्या बराबर क्या कर दें? घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन। बड़े घन का मीन्स 15 सेंटीमीटर भुजा वाला घन का आयतन, इसका मतलब 15 गुणा 15 गुणा 15। क्यों? क्योंकि घन का आयतन बराबर होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, या भुजा की घात 3 या a की घात 3। और छोटा वाला घन मीन्स 5 सेंटीमीटर, 5 गुणा 5 गुणा 5, इसका ये आयतन हो जाएगा। अब इस आयतन से ये कितनी बार में ये आयतन पूरा हो पाएगा तो डिवाइड करके हमें पता चलेगा। देख लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 15। इसी प्रकार से दूसरे वाले को भी हम करते हैं, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो आपने देखा, आपको मिला क्या? 3 गुणा 3 गुणा 3, मतलब 3 एकम 27। नीचे 1 एकम 1 एकम 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आ गया कि 27 घन हमें जरूरत पड़ेंगे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 15 सेंटीमीटर ठोस घन, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन को बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 संख्याओं का औसत 7 है। अब देखिए,
तीन संख्याओं का आपको क्या दिया गया है? औसत। तो तीन संख्याओं का योग निकाल लें। योग बराबर 7 गुणा 3 जितनी उनकी संख्या है, और 7 या 21। पहली दो संख्याओं का औसत यहां भी दिया है 4, तो पहली दो संख्याओं का योग निकाल लें। 4 गुणा 2 बराबर 8। तीसरी संख्या होगी, तीन संख्याओं के योग में से दो संख्या के योग को घटा दें तो तीसरी संख्या निकल आएगी। ऋण 8 बराबर 13। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 हो जाएगा क्या चीज? तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 13। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति ने एक रेडियो 810 रुपए में बेचकर 10% की हानि उठाई। देखिए 10% की इसने हानि उठाई। कितने में बेचकर? 810 रुपए में बेचा, लेकिन 10% की हानि उठाई। इसका मतलब 100% होता है क्रय मूल्य, जितने पर उसने खरीदा था, और उसने जब बेचा तो 10% हानि का मतलब 90% पर बेच दिया। अब आप ध्यान दें, 90% पर जब उसने बेचा तो उसका विक्रय मूल्य हुआ 810 रुपया। 90% पर मूल्य है 810, तो 1% पर क्या हो जाएगा? 810 बटा 90। तो 100% पर क्या होना चाहिए मूल्य? 810 बटा 90 गुणा 100। इस प्रकार से आप देख लें, 9 9 81 और 0 90। यहां बचा 10, 10 से इसमें गुणा करेंगे तो 900। ये 900 रुपए की वस्तु थी, मतलब रेडियो जो था वो 900 रुपए का था, और 10% हानि पर बेचा तो 810 का बेचा। इसका मतलब ये लागत मूल्य है, लागत या क्रय मूल्य इसको हम कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यदि वह उसे 1035 में बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है? अब जरा देखिए, 1035 में बेचेंगे तो लाभ क्या होगा पहले निकाल लें। लाभ बराबर 1035 ऋण 900। 900 खरीदा तो कितना हो गया? 135 रुपया उसे लाभ मिला है। लेकिन लाभ प्रतिशत निकालना है हमें, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। कितने खरीदा था? 900 का। 100 एक कम 100 और 100 900। 9 से आप भाग देंगे 135 को, तो चलिए 9 एक कम 9, इसको काट देते हैं। 9 एक कम 9, 4 बचेगा, 9 4 13, 45 हो जाएगा। 9 पंजे 45, तो लाभ कितना आ गया? 15% लाभ आ गया आपका। यही आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। समझ पा रहे होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 48,000 का 10% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए जितने रुपए का वो क्या है? मूलधन है, पी है, और ये आर है, आर बराबर 10%, और 1.5 वर्ष समय है, 1 सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 6 महीने के हिसाब से लगाई जाए? तो दर क्या है? ब्याज की दर जो है 6 माही है। जब ब्याज की दर 6 माही होती है तो क्या करते हैं? दर को 2 से भाग दे देते हैं। 2 पंजे 10 मीन्स 5% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। और समय को क्या करते हैं? समय को 2 से गुणा कर देते हैं अगर वर्ष में है तो। और 1.5 वर्ष का 6 माही अगर बना लें तो 1 वर्ष में 2 छमाही और आधे वर्ष में 1 छमाही मीन्स 3 छमाही। इसका मतलब समय आपने छमाही बना लिया तो 3 छमाही आ गई। आपको ज्ञात क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज। चाहे आप डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाएं
या आप मिश्रधन का फॉर्मूला लगा के बाद में आप ब्याज निकाल लें। हम मिश्रधन का फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा एक धन दर बटा 100 की घात 100 है। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 आ गया। 20 एकम 20 21 बटा 3, 48,000 गुणा 21 बटा 20 गुणा 21 बटा 20 गुणा 21 बटा 20। 3 बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि घात 3 है, तो इसलिए हमने 3 बार इसको लिखा। चलिए अब देख लें, 1 0 2 0 और 3 0 से हमने 1 2 3 0 हमने खत्म कर दिया। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से इसको भाग दें, 8 छंग 48। अब 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 6 बचा हमारे पास। तो 21 गुणा 21 मीन्स 441, और 441 में हम फिर से 21 से गुणा कर लेते हैं अगर, तो आता है 92 61, 92 61 गुणा 6 से जब गुणा करते हैं तो आ जाता है 55,566। और ये तो हो गया मिश्रधन। मिश्रधन मीन्स मिला हुआ मीन्स जिसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है। तो हमें ब्याज अकेले निकालना है, तो मिश्रधन ऋण मूलधन। मूलधन मीन्स जो पहले पैसा था, क्या था? 48,000। उसको आप घटा देंगे, घटा दीजिए। 6 6 5 और 15 में से 8 घटाएंगे तो 7, तो 7,566 रुपया आएगा आपका ब्याज। क्या आ गया? ब्याज आ गया 7,566। समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी 7,566 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर और गहराई 1 मीटर, आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन क्या होगा? देखिए बात आयतन की जा रही है, चाहे आधा भरा हो चाहे पूरा। तो हम क्या करेंगे? आयतन निकालेंगे। और आयतन का, चूंकि टंकी आधी है तो आयतन भी आधा हो जाएगा, आयतन बटा 2। और आयतन देखिए टंकी किस आकार की है? लंबाई चौड़ाई और गहराई दी गई है, तो घनाभ के आकार की है। और घनाभ का आयतन मीन्स 6 गुणा 2.4 गुणा 1, सब मीटर में है, और बटा 2 इसलिए कर रहे हैं कि टंकी आधी है। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब आप गुणा कर लें तो हो जाएगा 3 4 12, 3 दूना 6 1 7, 7.2 घन मीटर। ये हो जाएगा आंसर। तो देखिए आपको निकालना था आधी टंकी का आयतन, तो 7.2 मीटर क्यूब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है। 3 की 3 क्रमागत गुणज, तो 3 का गुणज 3x हो जाएगा, और क्रम से आने वाला फिर 3x प्लस 3 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 3x प्लस 3 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6। 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग बराबर 99 है। इन सब का योग का मतलब इनको जोड़ दें इस प्रकार से। अगर इनको जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है? 99 आ रहा है। तो चलिए हमने सबके बीच में, अब इनको जरा सॉल्व करें
3x 3x और 3x मीन्स 9x प्लस 3 और 6 मीन्स इक्वल टू 99। 9 से पूरे समीकरण को भाग दे दीजिए तो x धन 1 9 एकम 9 और 9 एकम 9 9 एकम 9 मीन्स 11। तो x इज इक्वल टू 11। ये एक जब पक्षांतर होकर दाहिनी ओर जाएगा तो ऋण 1 हो जाएगा, मतलब 10 आएगा। x की वैल्यू आ गई 10। चलिए, अब x की वैल्यू 10 आ गई तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? ये हो जाएगा 3 गुणा 10 मतलब 30, और ये हो जाएगा 3 गुणा 10 धन 3, 10 दिया 30 3 33, और ये हो जाएगा 3 गुणा 10 धन 6, 10 दिया 30 और 36। इसका मतलब जो हमें संख्याएं मिली वो मिली क्या? 30, 33 और 36। तो 30, 33 और 36 ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। जब ताजा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। सावी ने 2709 किग्रा ताजा मछली 27 रुपए प्रति किग्रा की दर पर खरीदी। तो देखिए, और उन्हें सुखाने के पश्चात 97.5 प्रति किग्रा की दर पर बेच दी। तो देखिए, पहले तो ये निकाल लें कि 27 रुपए के हिसाब से इसका मूल्य क्या हो जाएगा ताजी मछली का। तो ताजी मछली का जो कीमत होगा, लागत मूल्य, तो देखते हैं। ताजी मछली का क्रय मूल्य बराबर 2709 गुणा 27। समझ गए होंगे। क्या करें? गुणा कर दें, और 2709 में जब हम गुणा करेंगे 27 से तो हमें मिलता है 73,143। ये हो गया ताजा मछली की लागत मूल्य या क्रय मूल्य। अब जरा ध्यान दें, जब मछली को सुखा दिया जाता है तो 1/3 रह जाती कहा जा रहा है क्वेश्चन में। भार क्या रह जाता है? 1/3। तो सुखाने पर वजन क्या हो जाएगा? सुखाने पर मछली का वजन बराबर 1/3 कितना? जितना कुल मछली है। इसको भाग देते हैं। 3 9 27, थोड़ा अलग हो जाए। चलिए, 3 9 27, इसको अलग कर दें, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ, 3 9 27, 0 3 3 3 9, तो 903 kg आया। कितना आया? 903 kg सुखाने के बाद। और इसे बेचा किस रेट में गया? 97.5 प्रति किग्रा की दर से। तो 903 मतलब सूखी हुई मछली का विक्रय मूल्य क्या हो गया? विक्रय मूल्य बराबर 903 गुणा 97.5 बराबर क्या आ जाएगा? गुणा कर लेंगे तो 88,042.50 ये आ गया। अब हमें करना क्या है? हमें कुल लाभ निकालना है। तो उसने खरीदा कितने का था? क्रय मूल्य उसका क्या है? 73,143। 73,143 को विक्रय मूल्य से अगर घटा दें तो लाभ पता चल जाएगा। 505.12 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 9, और
3 में से, अच्छा 3 में से घटेगा नहीं, एक और कैरी लाएंगे। 13 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 9, और यहाँ 9 में से 1 घटाएंगे आएगा 8, और यहाँ 7 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 4। तो इस प्रकार से क्या हमें मिला? अच्छा अभी और है, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, मतलब 14,899.50। ये जो है आपका डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये लाभ हुआ है। क्या हुआ है? लाभ। और उसका कुल लाभ हुआ, ये पूछना है कि कितना लाभ हुआ है उसको। तो लाभ यही हो रहा है जो आपने लास्ट में निकाला, 14,899.50। तो 14,899.50 ऑप्शन नंबर ए में। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में ये पूछे गए हैं, ये परीक्षा के पेपर से ही क्वेश्चन लिए गए हैं, तो इसलिए सबके सब इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 में 10% लाभ पर बेची, मतलब कितने की बेची? 935, और लाभ कितना लिया? 10%। तो इसका जो दाम रहा होगा, क्रय मूल्य, वो 100% रहा होगा। 10% लाभ लिया तो 110% हो गया। 110% पर इसका मूल्य कितना हो गया? 935। तो 1% पर कितना हो गया? 935 बटा 110। तो 100% इसका क्या रेट रहा होगा? तो 935 बटा 110 गुणा 100। क्या करेंगे? 0 से 0 काट देंगे और 11 से इसको भाग दें। 11 अट्ठे 88, 5 बचेगा, फिर 55 हो जाएगा। 11 पंजे 55, तो 8, अब 85 में 10 से गुणा हो जाएगा, 850 आ जाएगा। तो ये देखिए कि ये क्या है, उसका 100% रेट है, मीन्स जितने का उसने खरीदा था, क्रय मूल्य। 100% रेट या इसी को क्रय मूल्य कहेंगे। तो उसने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी? 850 रुपए में खरीदी थी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें x की वैल्यू याद करनी है। x की वैल्यू याद करने के लिए x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्यों कर रहे हैं अब ये भी समझिए। इसलिए रहे हैं कि जो इधर जो मान दिया गया है ये रूट में है, ये और ये रूट में है। रूट को हटाने के लिए दोनों ओर वर्ग कर रहे हैं। वर्ग करेंगे जब इधर तो रूट हट जाएगा, इधर हो जाएगा 1051 गुणा 648, और दूसरी ओर क्या हो जाएगा? दूसरी ओर हो जाएगा 18x का वर्ग। ये x से गुणा 18 और उसका वर्ग। तो अब देखिए जरा, हमें निकालना क्या है? x की वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको अलग रख देते हैं। 18x का होल स्क्वायर का मतलब है 18 गुणा 18 गुणा x 2 बार, मीन्स x स्क्वायर। ये हो। अब x स्क्वायर बराबर अगर हम निकालते हैं तो ये दोनों जो गुणा में 18, दोनों नीचे की ओर भाग में चले जाएंगे। तो 1058 गुणा 648 बटा भाग आ जाएंगे 18 गुणा 18। चलिए 18 से पहले भाग देते हैं। 18 एकम 18, 18 तिया 54, 54 10 64 और 8 108 हो गया। 18 छक्का 100 और 18 एकम 18, 18 36, 2 से गुणा करिए, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10 और 11, 1 2 2 बराबर x स्क्वायर। 2116 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो आएगा 46।
और एक्स। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2116, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2116। अंडर रूट 2116 आपके समझाने के लिए हमें लिखना पड़ता है। चलिए अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 46 का स्क्वायर, तो 46 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई 46। यही हमें ज्ञात करना था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, ये मैथ के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन रीजनिंग के। तो चलिए देखते हैं, 1/3 का जो संबंध है 3 से, वही संबंध 2/5 का किससे है। तो देखिए 1/3 ये 3 कैसे हो गया। 1/3 को अगर हम उल्टा लिख दें 3/1, तो 1 नीचे नहीं मान्य होगा और 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम 2/5 को अगर उल्टा लिख दें तो क्या हो जाएगा 5/2। यही हमारा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी 5/2। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होना चाहिए 5/2। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस तरह के मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं पहले के वीडियो में। देखिए आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान ये देना है कि जो आपको दिया गया है LOTS, इसका ये कूट है, मीन्स ये अंक है, तो NWMB का क्या होगा ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया था इजोटी, इजोटी आपको याद करने के लिए मैंने बताया था वर्णमाला के क्रम को। ये 5वें स्थान पर है, ये 10वें, ये 15वें, ये 20वें और ये 25वें। इससे थोड़ा जल्दी हम सॉल्व कर पाते हैं। चलिए हम देखते हैं L कौन से नंबर पे है। तो हम देख लें किसके करीब है। I J K L, J K L मतलब J के बाद K तो L, तो J मीन्स क्या 10, तो K मीन्स 11 और L मीन्स 12। L की वैल्यू कितनी आएगी 12 और यहां क्या लिखा है 21। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इसको उल्टा करके लिख दें तो ये 21 हो सकता है। इसी प्रकार जरा O का देखिए, O कौन से स्थान पर है 15वें, O का स्थान है 15वां और इसको अगर उल्टा करके लिखें तो 51 हो जाएगा। इसी प्रकार से T, T का स्थान है 20 और उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 02। इसी प्रकार से S को देख लें, ST, S मीन्स 19 और ये हो जाएगा 91। तो देख लीजिए जरा क्या यही संख्या बनी है, यही नंबर वो बना है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 21, 51, 02, 91, बिल्कुल यही बना है। तो अब आप क्या करें, इसको भी इसी क्रम में बना डालें जल्दी से। N देखिए कहां है MNO, इसका मतलब O जो है 15 पर है तो उससे पहले N 14 और M जो है 13, लेकिन N है ना तो M मीन्स 14। ध्यान दें फिर से MNO, O जो है 15 है तो उससे पहले N आता है, N क्या होगा 14, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 41। अब W को जरा देखिए, WXY, Y क्या है 25 है तो एक पहले X होगा और उसके पहले W मीन्स 23 और 23 को हम लिख सकते हैं उल्टा करके 32। M को जरा देखिए MNO, O क्या है 15 है और N जो है 14 है तो M क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा और 13 का हम उल्टा करके लिखेंगे तो 31, 3 पहले 1 बाद में। B कौन से स्थान पर है दूसरे, तो इसका क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। अब जरा आप आंसर अपना मिलाएं, किसी ऑप्शन से मैच खा रहा है कि नहीं।
4132 4132 ऑप्शन नंबर सी 4132 और 312, तो यही ऑप्शन आपका सही है। 41 32 31 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक निश्चित कोड भाषा में A को 2 लिखा जाता है और B को 3। अब आप ध्यान दें, अभी आपने EOT पढ़ा है, खैर उसकी जरूरत भी नहीं है, तो आसानी से आप समझ सकते हैं। A जो है पहले स्थान पर होता है और 2 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 में 1 ऐड हो गया होगा तो 2 हो गया। और B जो है दूसरे स्थान पर होता है, इसमें अगर 1 ऐड कर दें तो फिर 3, मतलब 1 ऐड किया गया सभी में, ये समझना है आपको। तो इस प्रकार से तब उस भाषा में फेस को क्या लिखा जाएगा? F का स्थान क्या है, फिर से आप समझ लें, EOT ऐसे इसको याद रखें, क्या क्या है, 5 10 15 20 और 25। F तो देखिए ABCDEF, E के बाद F आता है, मीन्स ये 5 है, तो F मीन्स 6 और +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं A के लिए तो दिया ही गया है ऊपर 2, तो आप क्या करेंगे 2। C के लिए कौन से स्थान पर है, ABC तीसरे स्थान पर, तो 3 + 1 मीन्स 4 और E पांचवें स्थान पर है, E मीन्स 5, तो 5 + 1 मीन्स 6। इसका मतलब 7 2 4 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी 7 2 4 6। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14। 13 * 45 = 29 हुआ है। 24 * 58 = 41 हुआ है और 74 * 32 = 53 हुआ है। तो 97 * 47 का मान क्या होगा? ध्यान देना ये है कि इनमें कुछ ना कुछ हुआ होगा, चाहे इनको जोड़ा गया है या गुणा किया गया है या कुछ भी या घटाया गया हो, उसके बाद आंसर आ रहा हो। तो आप ध्यान दें, इस एस्ट्रिक की जगह पर क्या हो सकता है, हम क्रम को थोड़ा समझें तो देखें जरा। यहाँ 13 और 45 करते हैं तो होता है 5 और 3 8 4 1 5, 58 हो जाता है। गुणा अगर करते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जोड़ रहे तो 58 होगा, घटाने पर 45 से अगर 13 घटाते हैं तो 5 में से 3 गया, 3 घटाएंगे तो आएगा 2, तो नहीं मैच खा रहा है वो भी। तो हम इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो होता है 5 3 8 और 4 1 5 मीन्स 58। 58 का आधा कर लें अगर तो देखेंगे आ जाएगा 29। इसका मतलब हमें मिल गया। लेकिन अब जरा देख लें क्या दूसरा भी ऐसा है, ऐड करें 8 4 12 और 2 और 5 7 बटा 2। गलत हो गया क्या भाई, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 2 8 आएगा, 8 82 बटा 2। इसको आप जब 2 से भाग देंगे तो आएगा 41। 41 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तीसरा भी जरा चेक कर लें, देखिए 2 और 4 6 और 3 और 7 10, 106/2। 2 से इसको भाग दें, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 53, बिल्कुल सही है। इसका मतलब यही क्रम होना चाहिए। तो इसको भी जरा हम ऐड करके फिर देख लें, 7 7 कितना हो जाएगा 14 और 4, फिर 4 1 5 5 और 9 14 मीन्स 144 बटा 2। 2 से भाग दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, कितना आ गया 72। तो 72 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 है, ए बी के 28 मीटर पश्चिम दिशा में है। अब आप जरा ध्यान दें कि दिशा को जब हम दिखाते हैं ऑन पेपर तो इस प्रकार से दिखाते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ए बी के 28 मीटर पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा तो ये है ना, तो यहां कौन है? ए है। कितनी दूरी पर? 28 मीटर की दूरी पर। कहां से? बी से। बी के, ए जो है बी के 28 मीटर पश्चिम दिशा में है, तो इधर आ गया। अब इसके बाद जरा ध्यान देते हैं आगे क्या कह रहा है। सी बी के 28 मीटर उत्तर में है। तो देखिए सी कहां है? उत्तर में। 28 मीटर दूर उत्तर में। सी जो है बी के 28 मीटर दूर उत्तर में है। बी के 28 मीटर दूर उत्तर में, तो यहां पर है कौन? सी। तो इस प्रकार से ए और सी हम मिला दें जरा अगर, तो देखिए हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। सी ए की किस दिशा में है? तो सी जो है, देखिए ए ये है यहां पर। ए के लिए दो दिशाएं हैं, एक तो इधर और दूसरा इधर। तो ए जो है, ए की किस दिशा में सी है? तो सी नीचे की ओर तो है नहीं, कहां है? ऊपर की ओर है। तो जब ऊपर की ओर है मतलब इस दिशा में है, तो ये दिशा है क्या? इस दिशा को आप समझें। देखिए ये तो ऊपर की ओर उत्तर जा रहा है और ये क्या है? पूर्व। इसके ये क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व दिशा। आगे और बढ़ेगा तो पूरब की ओर चला जाएगा। तो ये जो दिशा हो रही ए के, पूछ रहा है ना ए की किस दिशा में है। सी है तो लेकिन कहां? ए की किस दिशा में? तो ए के दाहिने है और दाहिने है उत्तर पूरब, तो उत्तर पूर्व दिशा में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था अपना, और आज की इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। मैंने जो भी इसमें क्वेश्चन लिए हैं वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं और पेपर से ही क्वेश्चन लिए गए, इसलिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।